इंडिया में समय से लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 1 लाख लोगों की और मृत्यु होती। तो उन्होंने बहुत इम्फेसिस किया इस डेटा को, और आर्थिक सर्वेक्षण को अगर बहुत बारीकी से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये लगता है कि आने वाले सालों में हिंदुस्तान दुनिया भर में बहुत ऊंचा स्थान लेने वाला है, क्योंकि इसको कोरोना की स्थिति को एक मौके की तरीके से सरकार भी देख रही है और लोग भी देख रहे हैं। आपको मैं कुछ मुख्य बातों का जिक्र करूं, जैसे हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी बातें करी गई है। उन्होंने ये लिखा है कि हिंदुस्तान में हेल्थ सेक्टर पर खर्चा 1% होता है बजट का, जबकि दूसरे देशों में 2.5 से 3% खर्चा होता है। तो हमारे देश में हेल्थ सेक्टर पर खर्चा आगे बढ़ने वाला है। हमने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड चीजें ये भी देखी कि अभी अपनी भारत की एक डिप्लोमेसी के तहत दूसरे देशों को वैक्सीन भेजी गई है, और आर्थिक सर्वेक्षण में आपको मिलेगा इंडिया में ये क्षमता है कि वो दुनिया की फार्मेसी बन सके, दुनिया के लिए दवाइयां बना सके, वैक्सीन बना सके। तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के लिए और मेडिकल सेक्टर के लिए बहुत चीजें आने वाली है, और ये तो बात एक आर्थिक सर्वे में साफ साफ ही लिखी है कि हेल्थ सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर आना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है कि जो हमारे यहाँ पेशेंट्स होते हैं और जो डॉक्टर्स या मेडिकल सर्विसेज होती है उनकी सूचनाओं में बहुत गैप हो, और आप रिपोर्टर हैं, आप मीडिया में, आप भली बात समझ सकते हैं, आप ये काम करते हैं कि वो गैप दूर हो, लेकिन ये आप भली बात समझ सकते हैं जहां गैप होता है वहां पे सर्विसेज की क्वालिटी और हल्की हो जाती है। और क्योंकि जो पैसा देने वाला या सर्विसेज लेने वाला ये अंदाजा लगाता है कि ये एवरेज सर्विसेज है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है किस तरह की सर्विसेज है। तो ये चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में एक रेगुलेटर आए, वो सब तरह की हेल्थ सर्विसेज का ग्रेडिंग करे कि आपको इस डॉक्टर के पास जाना है, किडनी के डॉक्टर के पास जाना है तो किडनी का बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, सेकंड लेवल कौन सा है, थर्ड लेवल कौन सा है, इफेक्ट क्या आ सकता है, बाद में क्या हो सकता है, ये दवाई लेने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आएगा, शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीजों के अलावा मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर की ग्रेडिंग हो, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उनकी ग्रेडिंग हो, दवाइयों की ग्रेडिंग हो, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, ऐसी बात करी जा रही है। अभी बहुत अच्छा एक डेटा दिया है कि हिंदुस्तान में अगर कोई बीमार होता है और उसका बीमारी का खर्चा होता है तो 65% उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। ये एक एवरेज है। 35% या तो उसका एम्प्लॉयर या सरकार या इंश्योरेंस कंपनीज देती है। तो इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम इस 65% को घटा के 30% करना चाहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर 30% से ज्यादा नहीं। इसका मतलब 70% इंश्योरेंस से कवर हो। तो मेरा जो तीसरा मानना है इसी डेटा के माध्यम से वो ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत आगे जाने वाला है। उसके लिए, उसके प्रमोशन के लिए जिस तरह के प्रावधान हो सकते हैं उस तरह के प्रावधान आने वाले हैं। और तक लिखा है आर्थिक सर्वेक्षण में कि इस पेंडेमिक से कम हमको ये सबक लेनी चाहिए कि बहुत दुनिया के ज्यादातर देश इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं ये कहना अनुचित नहीं होगा कि कोई भी तैयार नहीं था। तो अब वो ये चाहते हैं कि भारत कम से कम अगला पेंडेमिक अगर कोई आने वाला है या आएगा 10 साल में या 20 साल में, तो उसके लिए अभी से तैयारी चालू कर दे। तो देखिए, हॉस्पिटल्स पर इंफेसिस होने वाला है, हॉस्पिटल बेड्स पर इंफेसिस होने वाला है, मेडिकल सर्विसेज पर इंफेसिस होने वाला है, डॉक्टर्स का नंबर की बात करिए कि हमारे देश में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज या कंपाउंडर्स हैं, उनका नंबर दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हमको वो बढ़ाना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल एजुकेशन पर इंफेसिस होने वाला है। तो ये एक पहला उदाहरण है। आपने पूछा कि किस डायरेक्शन में बजट का फोकस क्या रह सकता है। तो मेरे हिसाब से, जैसे इसको तो मैंने विस्तार से बताया, बाकी चीजें मैं विस्तार से तब बताऊंगा जब इसके बारे में चर्चा कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना सा बता दूं, मेरी नजर में 5 मुख्य मुद्दे हैं जो इस बजट के बैकग्राउंड में रहेंगे और जो आर्थिक सर्वेक्षण से निकल के आते हैं। पहला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, हेल्थ। दूसरा, हमको मालूम है कुछ खटपट चाइना के साथ चलती जा रही है, तो डिफेंस एक मेजर मुद्दा रहने वाला है। और तीसरा, सब लोगों को मालूम है, मीडिया में आजकल हाईलाइट बना हुआ है फार्मर्स का और एग्रीकल्चरिस्ट का इश्यू, और दिल्ली में धरना जारी है। तो फार्मर्स भी सेंटर स्टेज पर रहने वाले हैं इस बजट में। उनके लिए ऊपर भी फोकस एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में को कैसे इजाफा मिले, प्रोडक्शन कैसे बढ़े और फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, उस पर एक जोर रहने वाला है।
और एक कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसलिए रहने वाला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से तो जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड में ये चर्चा जरूर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट कई सारे लोगों को मिल सकता है। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत उचित समय है जब मैन्युफैक्चरिंग को पूरा पूरा फोकस मिले। दुनिया का ध्यान चाइना की तरफ से हटके भारत की तरफ आने लग गया है और इससे बढ़िया मौका नहीं होगा कि हम दुनिया की फार्मेसी के अलावा और दुनिया के आईटी हब के अलावा अपने आप को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाए। तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत चीजें आने वाली है। एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट सेक्टर भी देता है, इसलिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, उस पर भी बजट में बहुत फोकस होने वाला है। जवाहर साहब, मैं यहाँ बीच में टोकना चाहूंगा कि अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी नौकरियां गई हैं और वेतन कटौतियां भी हुई है, लेकिन इस आर्थिक सर्वे में ऐसा कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहा कि जो जिनकी नौकरियां गई है उनको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और मैं दर्शकों को भी बता दूं, ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब और पत्रिका के फेसबुक पेज, जितने भी पेजेस हैं उन पर लाइव है। आपके भी अगर कोई सवाल है जवाहर साहब से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल छोड़ सकते हैं और जरूर कोशिश करेंगे हम आपके सवाल को पुट अप यहाँ पर करें जवाहर साहब के पास सामने। जवाहर साहब, यही अक्सर सवाल हमारे लाइव कार्यक्रम में रहता है कि जो नौकरियां गई है वो वापस कैसे लौटेगी, और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार कुछ पैकेज की घोषणा भी करती है तो लेकिन इस वक्त लोगों की जो कंडीशन है, सरकार वो विश्वास पैदा नहीं कर पाई है कि लोगों की जेब से पैसा निकले, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाजार में जाके पैसा खर्च कर सके। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा मुद्दा नहीं है कि आज इंजेक्शन दिया और कल इलाज हो जाए। इसके लिए तैयारी बहुत सारी चाहिए और आपको बजट में इससे संबंधित बहुत मुद्दे देखने को मिलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने से मुझे जो समझ में आया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज लाने वाले हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे कोई और एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या इनोवेशंस हो। आपको एक इनोवेशंस पर बड़ा चैप्टर मिलेगा। इंडिया में ट्रेडमार्क बहुत सारे रजिस्टर होते हैं लेकिन पेटेंट रजिस्ट्रेशन बहुत कम होता है, तो इनका फोकस रहेगा कि हिंदुस्तान का दिमाग जब दुनिया भर के फैक्ट्रियों को और इनोवेशंस को चला सकता है तो हिंदुस्तान को क्यों नहीं चला सकता है। तो नौकरियां, सरकारी नौकरियों की मिलने की जगह इनका फोकस ये है कि उद्यमी बढ़े देश में उद्यमियों का जो पलायन विदेशों में हो रहा है वो रुके और वो दूसरों को और नौकरियां दे। और मैं बहुत एक सटीक बात इस पर बोलना चाहूंगा आपको। देश में 3 तरह की पॉपुलेशन होती है। एक वो जो एम्प्लॉयमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढती है और जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिसके लिए रोजमर्रा की नेसेसिटीज अपने आप में एक विषय है। दूसरा वो जो ये बॉटम ऑफ द पिरामिड पर है, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड पर है वो जो लोगों को रोजगार देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे फैक्ट्रियां और उद्यमी ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं। ये 2 चीजें हैं। एक बीच का सेगमेंट और है जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स रखता है, लेकिन उनमें से बहुत सारा विदेशों में पलायन 2 वजह से करता है। मुख्य वजह 2 है। एक वजह यह है कि उनको लाइफस्टाइल वो चाहिए जो विदेशों में होती है। तो हमारे यहाँ इस बजट में ये फोकस है कि हम हमारी नेसेसिटीज की डेफिनेशन को बदल रहे हैं। अब रोटी कपड़ा मकान की जगह अब हम देख रहे हैं सफाई, अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सैनिटेशन कैसे बेटर, अब हम देख रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज कैसे बेटर, अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन कैसे बेटर हो ताकि एजुकेशन कराने के लिए किसी को विदेश नहीं जाना पड़े। तो 2 चीजों की वजह से आदमी जाता था, एक लाइफस्टाइल और एक हेल्थ और एजुकेशन की वजह से। जो भी आदमी थोड़ा बहुत मिडिल क्लास में पैसा कमा लेता है वो चाहता था कि मेरे बच्चे, मैं नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे विदेशों में सेटल हो ताकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिले और एजुकेशन अच्छी मिले। तो वो इंप्रूव करने की तरफ इनका जोर इसलिए है ताकि वो पॉपुलेशन इंडिया में रहे और यहाँ व्यापार करे और व्यवसाय करे और दूसरे लोगों को और रोजगार दे। तो मेरे हिसाब से ये फोकस बहुत अच्छा है और इसके वजह से धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे अगले 3, 4, 5 सालों में रोजगार के अवसर बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। जवाहर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही कि रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक जो सबसे बेसिक सवाल अभी भी बना हुआ है हर किसी के दिमाग में कि अभी तक जितने भी बजट आए वो बहुत ही नॉर्मल कंडीशंस थी हमारे देश में, चाहे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजरे हो तब भी हमारे एक सामान्य माहौल था।
इस साल पूरी दुनिया एक अननोन वायरस से लड़ रही है। नॉन इसलिए भी अभी भी नहीं कहूंगा, वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल हैं, कई चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, हम माइनस इकोनॉमी से पॉजिटिव की तरफ एक सोच कर चल रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हम अगले साल पॉजिटिव नजर आएंगे। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि बजट जो इस बार का होगा वो किन चीजों को, भाई जैसे आपने कहा हेल्थ को और इन सबको तो पॉजिटिव करता हुआ जाएगा, लेकिन बेसिक रिलीफ जो एक कॉमन मैन चाहता है वो क्या हो सकती है और किस तरफ आप उसको देख रहे हैं कि सरकार के लिए वो चुनौतियां क्या है कि वो बेसिक रिलीफ भी दे दे और अपनी जरूरत को भी बनाए रखे। देखिए शैलेंद्र जी, आपने एक ज्वलंत मुद्दे की बात करी है जो सब जगह चर्चा में है कि ये बजट, और सरकार खुद भी बोल रही है कि 100 सालों में पहली बार ऐसा बजट आएगा। और पूरी दुनिया में ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा दौर आएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि कंट्री में लॉकडाउन हो सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि 1 साल तक वर्किंग प्लेस पे स्थितियां असामान्य हो सकती है। लेकिन देखिए, मेरा मानना ये है कि ये हमको कंपैरिजन कभी भी रिलेटिव करना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं और दुनिया भर में भी ऐसी स्थितियां हैं। तो इसमें वो जीत में रहेगा वो जो जितने जल्दी से इससे बाहर निकल सकता है। और आपने भी देखा होगा, और आप मीडिया में हैं तो आपने इस चीज से ज्यादा आप अवगत हैं कि दुनिया के और देशों के कंपैरिजन में हिंदुस्तान की न केवल लॉकडाउन की पॉलिसी बल्कि हिंदुस्तान की सोशल डिस्टेंसिंग या वैक्सीनेशन पॉलिसी या आप कहें लोगों को जागरूक करने की इस पूरे दौरान में जो पॉलिसी रही उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो हम दुनिया से ज्यादा तेजी से इस स्थिति से, अनजान स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, ये मेरा मानना है। इस स्थिति में तो सबको सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी बाहर निकलने की गति तेज है। ये हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण भी बताता है कि हमारी इस साल में जितना भी डाउन रहा, लेकिन अगले साल में क्या होने वाला है। और आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि इस साल के दौरान देखिए, चीजें जब ऐसी कोई चीज गड़बड़ होती है तो डिमांड साइड भी गड़बड़ होती है, सप्लाई साइड भी गड़बड़ होती है, एक्सपोर्ट भी गड़बड़ होता है, इंपोर्ट भी गड़बड़ होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको फिगर में दूंगा कि 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा मौका आया है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो फेवरेबल आया है 17 साल बाद। और हम 2% पेमेंट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंपोर्ट भी घटे और एक्सपोर्ट भी घटे, लेकिन एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट घट गए। तो हुआ ये कि इस खराब स्थिति का हमारे कंट्री को इजाफा क्यों हुआ? आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर, इन 2 में सर्विस सेक्टर और एक में फार्म सेक्टर में इस साल इजाफा हुआ है। अच्छा इजाफा हुआ, 3% की बढ़ोतरी हुई। तो आप देखिए, कोरोना में प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में माइनस हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3% बढ़ा। इधर आईटी सर्विसेज जो हमेशा से आगे बढ़ी, मेडिकल सर्विसेज आगे बढ़ी। तो 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारा इंपोर्ट घटा है ज्यादा तेजी से, एक्सपोर्ट घटा है कम तेजी से इस साल में, और इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम फेवरेबल आ गए। हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज तक इतने सालों में जितना रहा उससे कहीं ज्यादा इस साल में रहा। तो ऑयल का इंपोर्ट घट गया, लॉकडाउन या किसी और चीज की वजह समझे आप, जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का कंट्रीब्यूशन होता है ऑयल का होता है, वो तो घट गया। लेकिन हमारी मेडिकल सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ गया, आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है कि स्थितियां तो जैसी है सब जगह वैसी है, लेकिन दुनिया के किसी और देश से हम कंपेयर करें, मेरी भी बात दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे क्लाइंट्स और मित्रों से होती है, उनकी स्थिति से इंडिया की स्थिति बेटर है। कई लोग ये बात करते हैं कोरोना का हैंडल जितना आपके देश में अच्छे से हुआ हमारे देश में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से आपकी बात का जवाब बिल्कुल सही बात आपने दी। चंद्रकांत लहरिया जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर भी हैं, उनका आज हमने इंटरव्यू भी छापा और उन्होंने भी एक संभावना जताई है कि अगले साल फरवरी तक हम नॉर्मल एक कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या वो ये मानकर चल रहे हैं कि तब तक हम कोरोना पर जीत दर्ज कर चुके होंगे। हालांकि एक अच्छे साइन ये इकोनॉमी के लिए भी है और बजट के लिए भी होंगे कि कहीं ना कहीं किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी देखिए, मेरा सवाल वही जनता से जुड़ा है और अक्सर कि इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, बजट भी आने वाला है, उम्मीदें तमाम तरह की, जमर साहब ने भी बताया कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ गया है और आत्मनिर्भर भारत का वो असर है। मगर अक्सर ये रहता है आत्मनिर्भर भारत से पहले मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ये चला, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा शक्ति थी या फिर जो प्रशासनिक इच्छा शक्ति थी, इसके कारण वो
सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन कोरोना काल ने हमारे को सिखाया, क्या हम ऐसी ही विपदा का इंतजार करेंगे या इसके लिए कोई भविष्य में बजट में कुछ प्लान होगा? ओम प्रकाश जी, मेरे ख्याल से एक विपदा बहुत है हमको लेसन लेने के लिए, और न केवल आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि हमने लेसन लिया है, बल्कि पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हिंदुस्तान का कद इस कोरोना काल के पहले से कंपेयर करें तो काफी ऊंचा हुआ है। ये आप भी मानेंगे, ये खाली मेडिकल सर्विसेज नहीं, बल्कि इसको हमारे यहाँ प्रशासन ने ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से हैंडल किया। इकोनॉमिक साइड में मैं आपको बात करूं तो बहुत सारे देशों ने मनी पंपिंग किया सप्लाई साइड में, बहुत सारे देशों ने डिमांड साइड में। हमारे यहाँ इसको बैलेंस करके चले, क्योंकि अगर डिमांड हो गई और सप्लाई नहीं हुई तो क्या होगा, सप्लाई हो गई और डिमांड नहीं हुई तो क्या होगा। इस बैलेंस करके चलने से जो आपका सवाल है कि आम आदमी का क्या होगा, जब सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करके चलते हैं तो प्राइसेस बहुत बैलेंस रहती है, शूट अप नहीं करती है, और इनकम लेवल बैलेंस रहते हैं। आम आदमी को यही चाहिए। आम आदमी को ये नहीं चाहिए कि उसकी इनकम पर झटका लगे या उसको महंगाई से, इन्फ्लेशन से उसके खर्चे पर झटका लगे, क्योंकि हम इस पीरियड को हैंडल बैलेंस तरीके से किया है। तो आम आदमी की इनकम भी बहुत जल्दी आपको लगेगा, अभी समझ में आएगा डेटा और फिगर से, कि अगले साल में जो फिगर आते हैं इनकम के फिगर, उसमें सबकी इनकम नॉर्मलाइज होके बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर अगला साल खत्म होते होते लोगों की इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ जाए, और खर्चा कुछ इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी बाजार में जो मनी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन कुछ जरूर बढ़ेगा। लेकिन अभी सरकार का ध्यान इन्फ्लेशन की तरफ नहीं है, वो चाहते हैं कि हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जाएं, हम विस्तारवादी नीति की तरफ जाएं, ना कि हम संकुचनवादी नीति की तरफ जाएं। तो वो चाहते हैं कि चाहे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ जाए, लेकिन हर आदमी के पास काम हो, हर आदमी के पास पैसा हो। और सरकार ने अपनी नेसेसिटी की डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि अब हम एक बहुत बड़ी चीज मेरे को बताना चाहूंगा जो मुझे अभी याद आई, कि सरकार ने इसमें एक ये जिक्र किया, अधिकतर जगह जिक्र करते हैं कि लोगों में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, वेल्थ में डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, अमीर गरीब का फासला बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी इसमें एक आर्थिक सर्वेक्षण में एक चैप्टर इन्होंने बनाया कि हमारे लिए ये जो फासला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि गरीबी में लोग नहीं होने चाहिए, हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाएं, उनको बेसिक नेसेसिटीज दें। उसके बाद अगर कोई फासला है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? उनका ये मानना है कि अगर जिनके पास पैसा है, जो रिच है, अगर वो देश से पलायन कर जाए, उससे अच्छा ये है कि वो देश में रहे, देश में उनको लगे कि हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीति है क्योंकि हम एक पैसे वाले लोगों की कैटेगरी में आ रहे, उनको हम देश से भगा दें, उसकी जगह हम उनको देश में रख के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो पैसा एक लिमिट से ज्यादा खुद के कंज्यूम नहीं कर सकते। उनको लोगों के लिए प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी, एक्सपेंशन इसमें लगाना ही पड़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आम आदमी को इस बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण को देख के मुझे लगता है काफी राहत, उसकी इनकम में इजाफा होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। और रोजगार, देखिए, खाली रोजगार को आप नौकरी नहीं समझे, रोजगार के अवसर का मतलब ये भी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि वो अवसर बहुत ज्यादा गति से बढ़ेंगे। आप दूसरों की तरफ नौकरी के लिए ढूंढने की जगह अपना 4 जने मिलके, अकेला या 2 जने या 5 जने मिलके अगर कोई चीज चालू करें, व्यापार चालू करें, छोटा या बड़ा, उसके बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जवाहर साहब, आपने, आपकी बात पे मैं थोड़ा सा उसी का एक्सपेंशन चाह रहा हूँ कि आपने कहा सरकार विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ेगी। इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को और बढ़ाएगी, लोन ज्यादा करेगी, इंटरेस्ट रेट हो सकता है घटाएगी। तो आपको क्या लगता है, ऑल टाइम लो इंटरेस्ट रेट पर अभी इंडियन मार्केट काम कर रहा है, तो इस आगे भी क्या इस बजट में संभावनाएं दिख रही है कि हम ऑल टाइम और इसके नीचे लो जाने वाले हैं, और पैसा और लिक्विडिटी दे करके किस तरह से पूरा गेयर अप करने की तैयारी है? देखिए, इस सरकार इस चीज को जो हैंडल कर रही है, इंटरेस्ट रेट देखिए बढ़ेगी नहीं, यहां तक तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। घटेगी, बहुत तेजी से घटेगी, ये मेरा मानना नहीं है। धीरे धीरे कुछ घटे, ये संभव है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस लिक्विडिटी को हैंडल करने के लिए अब सरकार चाहती है कि जो लिक्विडिटी है वो डाइवर्ट हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या बिजनेस साइड में इन्वेस्टमेंट से डाइवर्ट हो। तो जो ब्याज है वो बहुत तेजी से घटने वाला नहीं है,
ब्याज की रेट थोड़ी बहुत घट सकती है। धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इंटरनेशनल रेट्स की तरफ हो सकता है 5-7 सालों में जाएं, पर बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं। एक और मैं मुद्दा बता दूं जो इस बजट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डील की है। हम बात करते रहते हैं कि भारत पर बहुत सारा ऋण है और डेट का कर्जा है, लोगों पर भी और सरकार पर भी। तो उन्होंने, सरकार ने इस बार बहुत अच्छा एनालिसिस दिया कि ऋण होना गलत है, सही है, या हम इसको कैसे देखें। तो उन्होंने ये कहा है कि हमको ऋण खाली अकेले नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए हमारी ग्रोथ रेट से कंपेयर करके, क्या ऋण की रेट, ब्याज की रेट ग्रोथ रेट से ज्यादा है या कम है। अगर ब्याज की रेट से ज्यादा ग्रोथ रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज की रेट की आपने बात करी, अगर हमारे यहाँ ब्याज की रेट 7% है और ग्रोथ रेट 8% है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ब्याज की रेट 7% है और ग्रोथ रेट 5% है तो दिक्कत है। तो इस मामले में आपने देखा होगा कि अब हमारा आंकड़ा, पहले हम मुश्किल में क्यों होते थे कि हमारी ग्रोथ तो पहले भी कई बार बहुत अच्छी रही हुई है, लेकिन ब्याज की रेट इतनी ज्यादा होती थी कि नेट इसका माइनस में होता था, ग्रोथ हमेशा ब्याज की रेट से नीचे होती थी। इस बार हम पहली बार देखेंगे कि हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा है और ब्याज की रेट कम है, जो एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि जो इसका डिफरेंस है वो पॉजिटिव साइड में होगा। और इससे एक और चीज पता पड़ती है कि इंटरेस्ट रेट भी एक रिलेटिव टर्म है। आप इंटरेस्ट रेट को खाली ऐसा नहीं देखें कि पिछले साल से कंपेयर करके देखें कि घटी है या बढ़ी है, या दूसरे देश से कंपेयर करके देखें जिनकी ग्रोथ रेट अलग है। आपको ऐसा देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ क्या है और ग्रोथ रेट क्या है, क्या उससे ज्यादा है या कम है। अगर हमारी ग्रोथ रेट 7% है तो ब्याज की रेट अगर इससे कम होगी तो देश में सबका भला होने वाला है। जी, जब हम आप ब्याज की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बैंकिंग सेक्टर की बातों पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए क्या है, आज अपने जब 20 लाख करोड़ का एक पैकेज सरकार ने जब मुसीबत में थे तब लोगों को दिया, लेकिन आप इस तरीके के पैकेजेस कंटिन्यूएशन में देंगे, उससे महंगाई बढ़ने की संभावना है। तो ध्यान ये रखना पड़ता है कि आप जब भी ऐसे पैकेजेस को लाएं तो क्या इससे महंगाई बढ़ेगी या फिर ऐसा है कि उस तबके तक पैसा पहुंच पाए जिसको पहुंचाना चाहते हैं। मैं बैंकिंग का एग्जांपल देते हुए समझाना चाहूंगा। 7.5% इज द डिफॉल्टर्स टू द टोटल बैंकिंग, ये डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ है, लेकिन ये काफी इल्यूजनरी है। मैं ऐसा क्यों कहना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बैंकिंग की जो गाइडलाइन है जिससे किसी भी चीज को एनपीए बनाया जाता है उस पर रोक लगा रखी है। हमें लगता है या फिर एस्टिमेशन ऐसा है विशेषज्ञों का कि अगर ये गाइडलाइन जब हटेगी तो ये आंकड़ा 13% तक पहुंच सकता है, और 13% आंकड़ा पहुंचने का मतलब बैंकिंग के पास लिक्विडिटी की बड़ी दिक्कत आएगी। और सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो लोन कहां से आगे बढ़ेंगे। ये अच्छा, साथ ही साथ आप सबको पता है कि सरकार ने काफी लोन्स के लिए गारंटी दे रखी है। गारंटी देने का मतलब ये नहीं है कि बैंक्स कल को कोई डिफॉल्टर होगा तो सरकार के पास वापस नहीं जाएंगे, वो सरकार के पास वापस जाएंगे क्योंकि उनको अपनी लिक्विडिटी चलानी है। और जैसे ही लोग डिफॉल्टर होंगे और सरकार के पास बैंक्स पहुंचेंगे अपनी गारंटी को मैं बोलूंगा मांगने के लिए, तब सरकार को पैसे की जरूरत होगी जो उनको किसी ना किसी तरीके से इस बजट में प्रावधान करके रखना पड़ेगा कि जब वो डिफॉल्टर्स हो तो वो पैसा वापस बैंकिंग चैनल में पंप इन हो सके। तो बजट की अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात करूं, एक मेजर अमाउंट सरकार को एलोकेट करना पड़ेगा इन गारंटी को टेक केयर करने के लिए। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं रियल एस्टेट की बात थोड़ी सी लाना चाहूंगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात करी। इंटरेस्ट रेट के संग आप ये देखेंगे कि काफी जो हमारा हाउसिंग इन्फ्लेशन था वो कम है। मतलब अगर मैं ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करूं, महंगाई की हम बात कर रहे थे, महंगाई का डेटा मैं पहले बताना चाहूंगा, फिर मैं हाउसिंग इन्फ्लेशन की तरफ आता हूँ। जो भारत के अंदर इन्फ्लेशन का ट्रेंड रहा वो इस दौरान बढ़ा, जबकि अगर मैं यहीं पे कंपैरिजन करूं वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के मुकाबले तो वहां पे ये इन्फ्लेशन का ट्रेंड कम रहा। उसका रीजन मैं मुख्यतः हाईलाइट करना चाहूंगा कि भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो 22.1% पहुंचा, जो कि मैं बोलूंगा शायद वर्ल्ड क्या मतलब भारत के भी पिछले 4 साल या 5 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। उसका मुख्य कारण रहा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के दौरान जो खाद्य पदार्थ थे उनको आप प्रॉपर्ली सब जगह नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अच्छा, साथ ही साथ दाल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, ओनियन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े। इसका मेजर रीजन यही रहा कि लोगों ने दाल की तो काफी ज्यादा होर्डिंग करी और ओनियन के संग चैलेंज ये था कि हम प्रॉपर्ली इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये सरकार ने अपनी नीतिगत परिवर्तन किए, और मैं बताना चाहूंगा चाहे ऑनियन का प्राइस है वो टाइमली टेक केयर हुआ, और चाहे दाल की मैं बात करूं वो भी उन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन संभाल के टेक केयर करी। मैं वापस अपनी रियल एस्टेट इन्फ्लेशन पे आता हूँ। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन काफी कम रहा कंपैरेटिव टू अदर इन्फ्लेशन जो हुए।
अब इसका रिजल्टेंट रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसे मिल सकता है कि इन्वेस्टर अगर उसके पास लिक्विडिटी है और अगर आप उसकी लोन रेट ब्याज रेट वही मेंटेन जो अभी हो रही है जो अराउंड 6.9 से 7% है वो रहती है, तो आदमी अपनी सेविंग्स को रियल एस्टेट में लगा के जिन्होंने अभी तक मकान नहीं लिए वो लेना चाहेंगे, या फिर किसी के पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो आज के अच्छे प्राइसेस को देखते हुए वो उनको खरीदना चाहेंगे। सो अगर ये मॉडरेट इन्वेस्टमेंट हाउसिंग लोन का रहता है तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि ये हमारे लिए हाउसिंग लोन के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा और हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। राहुल जी, आपने जो बात कही ना हाउसिंग लोन के लिए, तो कुल मिलाकर के अभी जैसे मेरे को ऑल टाइम लो है और कहीं ना कहीं एक डिमांड जनरेट करने की बात हो रही है कि भाई रियल एस्टेट सेक्टर में एक डिमांड जनरेट हो। लग रहा है कि आपको कि इससे डिमांड कितनी हद तक जनरेट होगी? और दूसरा जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी प्रोजेक्ट लोन बंद होने के बाद, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एक तनाव में है, तो जो एक्चुअल बायर से ज्यादा प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, तो उनका जो गैप है वो कैसे कल्टिवेट करेंगे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में? दूसरा उसके साथ क्या कहीं ना कहीं हमें करेक्शन लेवल पर भी आना पड़ेगा? बजट क्या अलाउ करेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर एक करेक्शन लेवल पर आए और उसके बाद उसमें एक डिमांड तेजी से जनरेट हो जाए? मैं आपको आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि एक इंटरेस्ट लिंक सब्सिडी स्कीम रहती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दी जाती है। उसकी डेट लॉकडाउन में जो पैकेज घोषित हुआ वो खत्म होने वाली थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक किया गया। और ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को 2022 तक एक्सटेंड किया जाए। उसका कारण मैं बता देता हूँ, 2 लाख तक की इंटरेस्ट सबवेंशन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर वो हाउसिंग लोन लेके अपना मकान लेना चाहे। क्योंकि देखिए आपने कहा ये जो गैप है, हाँ हम बिल्कुल समझते हैं कि आज की तारीख में नंबर ऑफ बायर्स कम है, तो हाउसिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो है उनका अगर हम स्टॉक देखें उस हिसाब से देयर इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट गैप। लेकिन हमें लगता है आने वाले टाइम में लोगों की लिक्विडिटी बढ़ने से और सरकार ने जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कम करने से या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम बढ़ाने से, अच्छा हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि शायद इनकम टैक्स के अंदर नॉर्मली रेंटल के लिए जो 30% डिडक्शन है उसको 40 तक ले जाए। और साथ ही साथ एक डिडक्शन जो मिलती है कि जब हम अपना हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट चुकाते हैं तो देयर इज अ लिमिट ऑफ 1.5 और 2.5 और उसको और बढ़ा सकते हैं। तो उससे फायदा ये मिलेगा कि आपके पास पैसा मकान खरीदने के लिए पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक तो तैयार रखा हुआ है। अब स्टॉक तैयार रखा हुआ है तो जब तक उसके बायर्स के बीच में अलग अलग स्कीमें लाके डिमांड नहीं बढ़ाई जाएगी तो ये मैं बोलूं गैप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि रियल एस्टेट जैसा आपने अभी डिस्कशन भी हुआ कि हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर का साथ, और उस सेक्टर के अंदर डिमांड अगर रेगुलर रहती है तो रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट कितने मजदूरों को, कितने इंजीनियर्स को, कितने आर्किटेक्ट को, सीमेंट सप्लायर्स को, स्टील सप्लायर्स को, सबको रोजगार कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देता है। शशि शैलेंद्र जी, इसमें जो रियल एस्टेट की आपने बात करी उसमें एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हैं, उनसे इस साल जब चर्चा हुई उनके डेटा को लेके तो ये समझ में आया कि बहुत सारा स्टॉक रियल एस्टेट बिल्डर्स की गलती की वजह से है। 2 गलतियां हैं उनकी। एक गलती वो कि उन्होंने मार्केट की प्राइस को मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं किया, जैसा आपने भी इंडिकेट किया। लेकिन उससे बड़ी एक और गलती है उनकी, सब बिल्डर्स ने उस सेगमेंट में प्रोजेक्ट बनाए जिसमें उनके दूसरे बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उन्होंने देखा देखी कि जगतपुरा में ये प्रोजेक्ट ला रहा है तो जगतपुरा में मैं भी प्रोजेक्ट लाऊं, जगतपुरा में ये मिडिल क्लास के लिए ला रहा है मैं भी एक लेके आऊं, और उसकी लाइन लग गई। हमारे यहाँ देखा देखी करके प्रोजेक्ट लाने का काम ज्यादा होता है, जबकि इस बार आप देखें तो लॉजिस्टिक्स की वजह से जयपुर में जितने वेयरहाउसिंग के पट्टे थे और प्लॉट थे उनकी बिक्री जो पिछले 3 सालों में बहुत जोर लगाने के बाद नहीं हो रही थी, वो कोरोना काल में बिक्री हुई। ये मेरे पास डेटा है। वो प्लॉट क्यों? क्योंकि सब लोगों को लगता है एक तो बाजार में पैसा दिया हुआ, कोरोना जैसा वापस कुछ आ गया तो पता नहीं पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा, डूब जाएगा। इसकी जगह वर्किंग फ्रॉम होम के लिए या तो मकान अच्छा सा खरीदो, क्यों 2 कमरे का मकान रखो, 4 कमरे का मकान खरीदो, क्योंकि घर में हस्बैंड को भी काम करना है, वाइफ को भी काम करना है और बच्चों को पढ़ाई अलग कमरे में करनी है और सबको मोबाइल मकान चाहिए। और दूसरा, उनको लगता है कि उधार देने की जगह हम इसको किसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो कि रेगुलर इनकम देता रहे। तो इस बार वेयरहाउसिंग वाले पट्टों में और प्लॉटों में बहुत अच्छी सेल आई, जो कोरोना के पहले भी नहीं थी उतनी सेल आई। तो अब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे आप समझे कि 50 लाख रुपए के या 30 लाख से 50 लाख रुपए के मकान, उनका नंबर शहर में उनकी मांग के एनालिसिस करे बिना
1000 मकानों की मांग है और 10,000 मकान बना दिए, तो उसमें तो इन्वेंट्री रहने वाली ही है। ये गलती हम किसी मार्केट पर या पॉलिसी पर नहीं दे सकते। तो बिल्डर्स का प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहा, उनको सेगमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। शहर के कौन सी दिशा में कितने लोगों की मांग आ सकती है और उस दिशा में उनकी सप्लाई कितनी अवेलेबल है और कितनी हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्डर्स वो उनके पास जो जमीन लेके जमीन वाला आदमी आ जाता है तो उनको लगता है अच्छा सौदा है और वो बना लेते हैं बिना डिमांड सप्लाई का असेसमेंट किए बिना। तो गलती वही हो रही है। अदरवाइज आपको जो रेडी फ्लैट्स है बहुत सारे सेगमेंट्स में आप देखेंगे वो जयपुर जैसी जगह में अच्छे फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल जवाहर साहब, और हम इसी पर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे, जैसा कि जवाहर साहब ने बताया कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई का जो बात है बना दिए गए, लेकिन अभी भी मार्केट में जो विश्वास की कमी है लोगों में। जवाहर साहब ने भी कहा कि लोग कोरोना काल के बाद डरने लगे हैं कि इन्वेस्टमेंट को किस जगह किया जाए और अपने आप को पहले सेव किया जाए। तो तमाम मुद्दे होंगे, तमाम सवाल होंगे और शैलेंद्र जी भी पूछेंगे आपके तमाम सवालों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस नए वर्ष में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का आगमन एक नई आशा की किरण है। कोरोना प्रबंधन की तरह वैक्सीनेशन मिशन में भी हम राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाएंगे। राजस्थान में युद्ध स्तर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण, इसके बाद 50 से अधिक उम्र वालों को और फिर 50 से कम उम्र के उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टीकाकरण की तिथि, समय और स्थान का मैसेज आएगा। फिर वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें और सही समय पर टीका लगवाना ना भूलें। कोरोना प्रबंधन के सभी मानकों में राजस्थान के बेहतर प्रदर्शन की WHO ने सराहना की है। टीकाकरण को लेकर किसी भी भ्रामक या दुष्प्रचार पर यकीन न करें, क्योंकि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है। अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराने का यही एक उपाय है। कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता, सावधानी जारी रखें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। से पहले बजट की बात में हम जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये समझना चाह रहे हैं जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सूटकेस से क्या निकालने वाली है। कहीं ना कहीं सेक्टोरियल बात भी है कि इन सेक्टर्स को क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो फार्मर्स बैठे हुए इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमारे कृषि मंत्री उनसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार एग्रीकल्चर और फार्मर्स की बात कहीं ना कहीं इस बजट में करेगी। और कोरोना में एक बड़ी इकोनॉमी या जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो निकल करके आ रहा है वो एग्रीकल्चर से निकल करके आ रहा है, और माना भी जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी को साधने में बहुत मदद हमारी एग्रीकल्चर और फार्मिंग की रही है। तो निखिल जी, सबसे पहली चीज हम आपके पास यही समझना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह से देख रहे हैं और किस तरफ से अब हम आगे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। सरकार के बजट में होगा कि हम उसमें एक दशा और दिशा बताएंगे कि हमें किस तरफ अब जाना चाहिए जिससे कि हम बजट को बेहतर कर सके। इसके पहले कि निखिल आपकी बात का जवाब दे, शैलेंद्र जी, इस बार सूटकेस में से कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इस बार डिजिटल बजट होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है कंप्यूटर से बजट पढ़ा जाए। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए हमारे एक बनी हुई परंपरा है कि हलवा बनता है और उसके बाद बजट सूटकेस से निकालने की एक जो परंपरा है, सिर्फ हम उस परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। खैर, ये डिजिटल बजट है, ये बात सही कही है। और इस बार सबको एक्सेस है बजट। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको पूरा बजट वित्त मंत्री के भाषण के बाद आपको पूरा का पूरा बजट खुद पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है पहली बार एक बहुत अच्छी पहल की गई है। निखिल जी, हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। तो सब एग्रीकल्चर के लिए, जैसे आपने कहा, एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए एक सबसे बड़ा सेक्टर है। 54% हमारी जो लेबर फोर्स है वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती है, और उसके बाद में भी जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन केवल 17.8% है। लेकिन जो 20-21
2021 जो फाइनेंशियल ईयर हमारा पिछला गया कोरोना से ग्रस्त, उसके के अंदर एग्रीकल्चर एक लौता सिल्वर लाइनिंग बनकर के हमारे लिए आया। जहां हमारी जीडीपी की एक्सपेक्टेशन है कि 7.7% से डिक्लाइन करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% से ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर। इसी के मुकाबले अगर हम बात करें कि उनकी एक्सपेक्टेशन है साल 21-22 के अंदर जो 20-21 हमारा रिकॉर्ड ईयर रहा है, बम्पर ईयर रहा है एग्रीकल्चर के, उससे भी 1.5% ज्यादा होगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की नीति भी इस तरफ है कि किस तरीके से वो 54% लेबर फोर्स को ज्यादा यूज कर सके, जीडीपी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ सके। उसके लिए उनका एक फोकस एरिया है कि हिंदुस्तान में जितना भी लैंड है उस पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर हो रहा है, तो हमारे को दूसरी इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में ही, जैसे फिशरीज, लाइफ स्टॉक, डेयरी, इन चीजों के ऊपर जो अभी काफी ज्यादा फोकस किया है कि उनकी कैपेसिटी इंडिया के खपत के हिसाब से भी और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है और बढ़ाने की जरूरत है उसके अंदर। और अगर एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ रेट यही रही तो जैसा हमने 20-21 में देखा है कि जो रूरल डिमांड थी कंज्यूमर्स की वो अर्बन डिमांड से ज्यादा थी। वही चीज आगे भी फॉलो होने की पूरी हमारे को भरोसा है कि 21-22 के अंदर भी वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। निखिल जी, एक सवाल मेरा इसमें है कि 3 कानूनों को मैं लेकर आऊंगा। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि तीनों कानून जो कृषि कानून है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन किसान जो खेती कृषि जो है ये पहले भी 3 कानून से पहले सबसे बड़ा आय का स्रोत रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला है, जीडीपी को मदद करने वाला है। तो ऐसे में 3 कानून किस तरह से इसको पुशअप करेंगे और किस तरह से सरकार इस जो कृषि क्षेत्र है इसको बढ़ावा देने वाली है इस बजट में? तो सर, जो 3 कानून की आपने बात करी और एक तरफ हम बजट की बात कर रहे हैं, तो 3 कानूनों से जो सरकार का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये है कि किसानों को जो सप्लायर है उनको ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिल सके और वो मार्केट उनके डोर स्टेप पे मिल सके, क्योंकि आज हमारी सप्लाई चेन की कुछ ना कुछ कमी है। इस सर्वेक्षण से ये भी बड़ी क्लैरिटी आती है, जैसा पहले जवाहर सर ने भी कहा कि वेयर हाउसिंग के बहुत ज्यादा पट्टे बिक रहे हैं। उसका क्यों कारण है? क्योंकि सरकार का फोकस वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इनकी सप्लाई चेन को बढ़ावा देने का पूरा डायरेक्शन है। बजट के अंदर भी उसकी तरफ कुछ ना कुछ आने की अपेक्षा है। तो वेयर हाउसिंग से उनको मार्केट और बेटर के अंदर मिलेगा, मार्केट उनके पास में क्लोजर आएगा। रही बात 3 फार्म लॉस की, तो वो परसेप्शन वाली बात है। देखिए ओम प्रकाश जी, किसी कानून से न तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है ना इनकम बढ़ सकती है। कानून फैसिलिटेशन कर सकता है, सुविधा दे सकता है या कोई बंदिशें हैं उनको हटा सकता है। तो आप ये नहीं समझे कि कानून से कोई प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट कानून ये फैसिलिटेट कर सकता है। देखिए जब ये टाइम आया है, हमने पिछले इतने सालों में देखा फार्मर्स की एवरेज इनकम सेम है जो 40 साल पहले थी, वही फार्मर्स की एवरेज इनकम अगर हम उसी लेवल पर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जाए तो सेम है। जबकि कंज्यूमर्स की जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, उसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स पैसा ज्यादा दे रहा है। तो ये पैसा, बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? जो पैसा कंज्यूमर की जेब से ज्यादा जा रहा है, फार्मर्स को उतना ही मिल रहा है जितना 40 साल पहले मिलता था। तो क्या ये रेगुलेशन ज्यादा होने की वजह से एक नॉर्म रेगुलेशन या रेगुलेटेड फ्रेमवर्क ज्यादा होने की वजह से ये पैसा उनके बीच में कहीं जा रहा है? तो ये कानून केवल इस तरह का जरिया है जिसमें इस कानून से रेगुलेशन को कम किया जा रहा है। इस नॉर्मली तो हम कानून समझते हैं कि कानून से कोई रेगुलेशन बढ़ रहा है। ये कानून वो है जो पुराने रेगुलेशंस को घटा रहे, लिबरल कर रहे, रिफॉर्म करके उनको लोअर कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है? इससे गैप कम होगा। अब वो जो कंज्यूमर है और जो फार्मर है उसकी प्राइस के बीच का जो गैप है, जो इसके बीच में रुक जाता है पैसा, वो कम करने का प्रयास होगा। और दूसरा जो चीज होगा, जो मेरा मानना है, अगर ऑर्गेनाइज्ड होगी खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे रिफॉर्म्स आएंगे तो फार्मर्स की इनकम ऐसा नहीं है कि इनकी कोई पर क्विंटल रेट बढ़ेगी कोई चीज की, या एमएसपी की जितनी ज्यादा बवाल हो रहा है एमएसपी बढ़ेगा। एमएसपी या मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो क्या बढ़ेगा? उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो आदमी आज 40 क्विंटल उगाता है उसकी जगह अगर वो 70 क्विंटल उगाए अगर रिफॉर्म्स की वजह से, तो चाहे प्राइस वो भी हो, उसकी इनकम तो डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से कानूनों से कोई इनकम नहीं बढ़ सकती है, ना प्रोडक्शन बढ़ सकता है।
वो फैसिलिटेट करने का काम है। उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कानून से भी ज्यादा। तो कानून पर तो ये अब जो जितना बवाल है वो ज्यादा पॉलिटिकल है, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात, कानून का बवाल एक अलग तरफ है। हम निखिल जी बस वही चीज जानना चाह रहे हैं कि किसान को एक्चुअल बजट में क्या मिलेगा, क्या उसके फार्मर्स प्रोडक्ट्स जो है उन पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी या सरकार दूसरे तरह से इंश्योर करेगी कि उनको बाकी चीजें भी उनको मदद मिलेगी। लाइक जैसे बात हो रही है बार बार कि हम एक ओपिनियन सरकार का ये आ रहा है कि हम फर्टिलाइजर से सब्सिडी हटा करके डायरेक्ट सब्सिडी देना शुरू कर दें या फिर हम उसी को रखें। मतलब जो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी 2 से 4 चीजें फार्मर्स के लिए सीधे आ सकती है जो उनको सीधे रिलीफ देगी? सर, आज जो सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी ऑलरेडी सरकार दे भी रही है, फर्टिलाइजर की भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसको देने का तरीका या माध्यम जरूर इसलिए बदल सकता है क्योंकि सरकार को इस सब्सिडी के कारण WTO के अंदर कई चीजों में जवाब देने के अंदर मुश्किल आ रही है। तो उस चीज का प्रावधान किस तरीके से वो चेंज करेंगे, लेकिन वो सब्सिडी किसानों के लिए कंटिन्यू रहेगी। एक फोकस जो इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा है कि सरकार एग्रीकल्चर की खपत को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए कुछ ना कुछ नया बजट के अंदर लेकर के आएगी। वो अलग अलग संस्थानों को, स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट, साथ ही साथ के अंदर फंड बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी ताकि वो मदद कर सके किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका अभी इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्लियर प्रावधान दिख रहा है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये फंड मैनेजमेंट और उन सारी चीजों की एक मदद मिल सकती है। मैं राहुल जी के पास जाना चाहूंगा। राहुल जी, मैं एक जो सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जो अपने आप को इंडस्ट्री भी कहता है लेकिन वो सर्विस में रिकॉग्नाइज होता है। जैसे मैं कहूँ ऑटोमोबाइल्स का जो चेन नेटवर्क है वो हमेशा कहता है कि हमें आप इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए, नहीं मिल रहा है। टूरिज्म अपने आप को इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहा है। तो ये जो सेक्टर है कहीं ना कहीं, क्योंकि टूरिज्म इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, हमारे पास 30-30 बिलियन US$ सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट ला करके हमें पैसा देता था हर साल, वो हमारे पास नहीं आया है। बावजूद इसके हम बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन इस सेक्टर को कैसे सरकार इस बजट में एड्रेस करेगी, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करेगी और कैसे उनको जो उनकी डिमांड्स है, जो लगातार बात हो रही है कि भाई अगर आप हमें इंडस्ट्री का दर्जा दे देंगे तो हमें फैसिलिटेशन जो सर्विस जो गवर्नमेंट से वो ज्यादा मिलेगी, तो इन सबको कैसे फुलफिल करेगी सरकार? शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपने, मैं कहूंगा आपके श्रोता जो टूरिस्ट सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए, चाहे वो छोटा गाइड हो, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो, उनकी दुखती रग पे हाथ रखा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा सर्विस सेक्टर वर्स्ट हिट सेक्टर है। अगर मैं बताना चाहूँ उसका कारण आप सबको पता ही है कि क्योंकि जब ह्यूमन बंद है तो वो लोगों से मिलेगा नहीं, या फिर मैं यूं बोलूं वो सेवाएं जो किसी ह्यूमन को दी जाती है, जब वो ह्यूमन ही बाहर नहीं निकल रहा है पिछले मैं बोलूं साल भर से, तो उन लोगों से ना वो सेवाएं लेगा और ना वो पैसा इकोनॉमी में रोटेट होगा। इसी वजह से इस सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस बजट के अंदर। अच्छा, कुछ फिगर्स पे बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट थी। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी को अगर मैं नॉर्मली बांटना चाहूँ तो 4 भागों में बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विस एंड एग्रीकल्चर। तो जो सर्विस सेक्टर है वो भारत की जीडीपी के अंदर 54% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि जो कमी आई है वो सारे ही सर्विस सेक्टर में ही। जैसे आईटी की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 84% जो टोटल एफडीआई आया वो सिर्फ आईटी सेक्टर में आया, और ये 35% का जंप के संग आया लास्ट ईयर के कंपैरिजन। तो ये कहना कि सारे सर्विस सेक्टर खराब दौर से गुजरे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि आईटी क्यों बढ़ा उसका कारण भी बहुत आसान है समझना है। क्योंकि कोविड के टाइम में जब इंसान एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो उनको जोड़ने का जरिया एक ही चीज है, वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जब ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ी, जैसे वर्क फ्रॉम होम की हमने अभी बात करी, वर्क फ्रॉम होम का मतलब इंसान एक दूसरे से दूर बैठे, तो उनको जोड़ने के लिए क्या आएगा, कम्युनिकेशन, आईटी। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला। अच्छा, अब मैं वापस आना चाहूंगा, आपने बोला कि सर्विस सेक्टर की क्या मांगे होंगी, तो मैं आपको 3, 4, 5 मुख्य मुद्दे बताना चाहूंगा जो इन्होंने मांगे हैं और हमें लगता है बजट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मोरेटोरियम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया, लेकिन बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है कि उस मोरेटोरियम को और आगे कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर, ये हमारा राजस्थान प्रदेश की बात करें जो विंटर्स के सीजन में एक अच्छा बिजनेस करता है, लेकिन ग्राहक नहीं आया या फिर मैं बोलूं टूरिस्ट नहीं आया, तो अब ये अगले 1 साल तक का वेट करेंगे। उस दौरान जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनको चलाना है। तो मोरेटोरियम ये मांग रहे हैं कि हमको और कंटिन्यू करके मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा है इनका इंटरेस्ट सबवेंशन। देखिए, एक तो ये है कि हम इंटरेस्ट रेट लगाएं और आपसे ब्याज लेते रहे और आपका प्रिंसिपल कंटिन्यू रखे, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं साहब,
हमें आप मोरेटोरियम देके और रेडी बना रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए, पैसा दीजिए हमें, हम आगे उसे चुका देंगे, लौटा देंगे प्रिंसिपल अमाउंट का, लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगाने का प्रावधान सरकार को टूरिज्म सेक्टर के लिए एक डिमांड के तौर पे आ रहा है। देखते हैं बजट के अंदर क्या प्रावधान आता है। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि हमको बिजली और पानी, या अगर हम बात करें जीएसटी लगने वाले उन चीजों पे जो कि हम यूज करते हैं, या फिर हम जो चीजें सप्लाई करते हैं उन पे लगने वाला जीएसटी है, उनमें कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली हमारे सेक्टर को देखते हुए रिलैक्सेशन दी जाए। क्योंकि आप भी समझते हैं कि आपके श्रोता को भी जानकारी यही है कि अगर किसी चीज की टैक्स रेट कम होती है तो उसके कंज्यूमर बढ़ेंगे, मतलब सरकार इनडायरेक्टली अपना रेवेन्यू कम करेगी और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि लोगों के बीच में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हम बिल्कुल मानते हैं कि ये सेक्टर जल्दी से जल्दी रिवाइव हो पाएंगे। तो सर्विस सेक्टर को लेते हुए ये मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँ। खबर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारी रियायतें कंपनियों को दी, लेकिन कंपनियों ने उस आपदा को अवसर में बदला, लेकिन उसका फायदा नीचे तक नहीं पहुंचा। अब ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी क्या, या इस तरफ सोचेगी? मेरा मानना है कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि नीचे तक नहीं पहुंचा। मैं ये कहूंगा कि ये कुछ जगह पहुंचा है, कुछ जगह नहीं पहुंचा, कुछ जगह पहुंचने के प्रोसेस में है। और ये अपने आप इकोनॉमिक साइकिल समझना अर्थव्यवस्था का, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक साइकिल में पूरे साइकिल को घूमने में समय लगता है, और जब साइकिल के बीच में बहुत सारी व्यवधान आ जाए, जैसे कि अभी चल रहे हैं कि एक हम क्यों बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट की, फार्म लॉज में भी बात करते हैं, क्योंकि अगर ये कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी झगड़ा हो रहा है तो ऐसा करो, जो स्टेट मानते हैं उनमें लगा दो, जो स्टेट नहीं मानते उनमें नहीं लगा। ये सॉल्यूशन नहीं है। वन मार्केट, वन कंट्री वन मार्केट होगा तो जो बेनिफिट ऊपर होगा वो नीचे तक पहुंचेगा। ये सरकार बार बार क्यों कहती है कि हम जो इस लाइन में सबसे नीचे है उस तक पैसा पहुंचाना चाहते हैं, वो क्यों कहती है? आप इसको इसके लॉजिक को समझे, क्योंकि ये वो जगह है जो सबसे गरीब तबका है, ये वो जगह है जहां पर पैसा सबसे कम रेस्ट करता है। आपके पास अगर पैसा आया, एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख रुपए आ जाए, तो आपका खर्चा तो वैसे भी चलता है, वैसे भी चलता है। उस 1 लाख को कहाँ खर्च करना है, उसमें आप 4 दिन नहीं तो 1 महीना सोचने में लगाएंगे कि क्या करूं, मैं घूमने जाऊं, गाड़ी नहीं खरीदूं, कपड़े खरीदूं, बचा के रखूं, और वो पैसा रुका हुआ रहेगा। जबकि जो बिल्कुल नीचे लेवल पर है हमारे पिरामिड में लोग, वो इंतजार करते हैं कि मेरे पास अगर 50 रुपए और जाए तो एक चप्पल खरीद लूंगा, मेरे पास 500 रुपए और हो जाए तो एक शर्ट खरीद लूंगा, मेरे पास 3000 रुपए हो जाए तो मैं ये खरीद लूंगा, और मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाए तो मैं मकान ही खरीद लूंगा। तो उस तबके तक अगर पैसा पहुंचेगा तो क्या होगा? ये नहीं है कि गवर्नमेंट उस तबके को फेवर कर रही है। अगर उस तबके तक पैसा पहुंचेगा तो चप्पल की फैक्ट्री वाले तक भी पहुंच रहा है, चप्पल के व्यापारी तक भी पहुंच रहा है, तो चप्पल खरीदने से लेकर चप्पल के फैक्ट्री वाले तक सबको पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमिक साइकिल में जब कोई अगर व्यवधान आए तो ये रोक होती है, अदरवाइज ये रोक ही नहीं सकता है। ये आप और मेरे करने से या सरकार कोई भी आ जाए, क्यों बीजेपी की बात करें और क्यों कांग्रेस की और किसी और सरकार की बात करें, इकोनॉमिक साइकिल को रोकना, ये पावर, इकोनॉमिक पावर इतनी जबरदस्त है कि जिसके जो पैसा होता है वो आगे चलेगा, चलने की गति धीरे हो जाती है, तेज हो जाती है। ये कुछ कानूनों पर निर्भर करती है और विपदाओं पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आपने देखा पैसे का रोटेशन जो है वो तो होगा, लेकिन एक सवाल हमेशा हर बजट के पहले हर किसी के दिमाग में आता है कि चलो साहब कि क्या इसमें टैक्स रिबेट या उस तरह की कोई ऐसी राहत आम आदमी को, जो एक हमारे ब्लॉक बने हुए हैं कि आप इससे ऊपर जाएंगे तो टैक्स में चले जाएंगे, हर आदमी सोचता है कि शायद इसमें 50,000 1 लाख की कोई सरकार राहत देगी। लग रहा है क्या? देखिए, कुछ राहत आ सकती है, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन कुछ राहत इसलिए आ सकती है कि सरकार को लोगों के हाथ में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि लोअर तबके के हाथ में पैसा पहुंचाना है ताकि वहां से इकोनॉमी का साइकिल तेजी से चलता है, तो कुछ राहत आ सकती है। लेकिन कुछ जगह मैंने अखबारों में देखा कि कुछ लोगों ने चर्चा करी कि कुछ टैक्सेस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास इस बार राहत और पैकेजेस बहुत सारे दिए और पैसे की कमी है, तो टैक्स बढ़ भी सकते हैं। मेरा मानना है कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मानना है टैक्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सरकार ने जो इस बजट में बात करी है कि हम डिस्पैरिटी, हमारे कंट्री में जितनी डिस्पैरिटी है वो कंट्री के बेनिफिट में है, उससे कंट्री के ग्रोथ में और ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि टैक्सेस बढ़ाए नहीं जाएंगे। एक कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, एक छोटा सा सवाल है। इस आर्थिक सर्वे में इनोवेशन की बात की गई है,
कोरोना काल में बहुत सारे इनकम सोर्स जो राज्य सरकारों के थे, केंद्र सरकार के थे, वो खत्म हो गए और रिसर्च और डेवलपमेंट की भी बात की गई, उस पर भी बजट। क्या आपको लगता है कि अब नए इनकम सोर्स की तरफ ध्यान देना होगा राज्यों को भी और केंद्र को भी, साथ ही रिसर्च डेवलपमेंट में, जैसे कि वैक्सीन का इजाद हमने भारत ने किया है, तो ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट पे ज्यादा बजट फोकस किया जाएगा? मेरा मानना है ओम प्रकाश जी की न केवल बजट का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होगा, बल्कि ऐसा नहीं कि खाली सरकार खर्च करेगी, बल्कि सरकार इस तरह के प्रावधान लाएगी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सरकार इसको इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग हैं, और दुनिया के अच्छे अच्छे पदों पर आप देखेंगे जब वैज्ञानिक काम करते हैं तो उसमें से 4 में से 1 इंडियन निकल जाता है। किसी कंट्री में किसी जगह है जहां पे एक नई रिसर्च हो रही है, वहां 4 में से 1 इंडियन निकलता है। और हिंदुस्तान का आदमी भी हिंदुस्तान के बाहर जाके रिसर्च करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री रिसर्च को प्रमोट करने के लिए रिसर्चर्स को न केवल कैश फंडिंग और अदरवाइज बेनिफिट्स देते हैं, बल्कि उनको आगे तक कई तरह की मान्यताएं, कई तरह के उसको कैपिटलाइज करने के मौके देते हैं। तो हमारा कंट्री अब इस तरफ है। इनोवेशन और पे ऊपर पूरा चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में। आपके सीमित समय में मैं पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इनोवेशन करने वालों के दरवाजे अब खुले हैं। उनको देश के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो देश में रहकर काम करें तो भी उनको बहुत प्रोत्साहन और आय और संपदा मिल सकती है। और इन छोटे इनकम सोर्सेस के लिए राज्य सरकारों के लिए क्या कुछ अगर रह सकता है? अब देखिए, इस बजट से राज्य सरकारों के लिए कुछ आए ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल। ये केंद्रीय बजट है, इसकी चर्चा तब करेंगे जब आपको इस पर सेशन रखेंगे राज्यों के बजट पर। यहाँ तो केंद्र पूरा फोकस इस चीज पर करेगी कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे हो। शैलेंद्र जी, अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो? नहीं, कुल मिलाकर कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से आखिरी सवाल कि पूरे बजट को जो आप प्रोजेक्शन सोच रहे हैं वो किस दिशा में जाएगा, अल्टीमेटली वो 5 की पॉइंट्स क्या होंगे पूरे बजट? देखिए, इस बजट में जो सबसे ज्यादा आदमी जिसको मार पड़ी है वो है मिडिल क्लास बिजनेसमैन। नौकरी वालों से भी ज्यादा नौकरी वालों को भी इतनी मार नहीं पड़ी, वर्किंग फ्रॉम होम हो गया उनका, लेकिन जिसका बिजनेस है, जिसको धंधा करना है, उसका वर्किंग फ्रॉम होम उसका नहीं हो पाया। उसको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है इस पूरे काल में। सर्विस वाले लोगों को किसी को 50% सैलरी मिली, किसी को 75, किसी को 100, लेकिन बिजनेस वाले लोगों का तो बिजनेस चौपट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये एमएसएमई सेगमेंट, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, जो इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत चीजें आने वाली है, और उनके हाथ में न केवल मैं खाली टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके हाथ में अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसके थ्रू उनके हाथ में सुविधाएं और पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का उनको मिलने वाला है कि वो किसी घाटे में नहीं रहेंगे कि वो इस सेगमेंट में है या एमएसएमई में है, बड़े उद्यमी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जी बिल्कुल। और बजट की बात में आपने जाना शैलेंद्र जी के साथ और हमारे विशेषज्ञों के साथ, तमाम तरह के सवाल है, बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है, लेकिन समय ये इजाजत नहीं देता। लेकिन कल बजट के दिन तमाम विशेषज्ञों के साथ जब बजट लाइव होगा उसके बाद हम आपके सामने रूबरू होंगे और बजट का विश्लेषण करेंगे और आम आदमी को इस बजट से क्या मिला इसकी भी बात होगी। और बजट के बाद भी झंवर साहब हमारे साथ उपलब्ध होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल बजट की बात में मुझे और शैलेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।